प्राथमिक एमिनो के रासायनिक गुण लिखने थे और हम लोगों ने केवल 2 रासायनिक गुण पढ़े थे, और अगर गुण के आधार पर देखें तो मुझे तो लगता है एक ही रासायनिक गुण था, क्षारीय गुण। और क्षारीय गुण को आपने 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करके दिखाया था। पहला, जब आप किसी एमीन यौगिक को जल में घोल देते थे, और दूसरा जब किसी एमीन यौगिक के अम्ल से विक्रिया होती थी। एमीन यौगिकों को जब भी जल में घोला जाता है ये OH- आयन देते हैं, इसलिए क्षारीय है। और दूसरा क्षारीय गुण इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि एमीन यौगिक जैसे ही अम्ल से विक्रिया करते हैं लवण का निर्माण करते हैं, और लवण का निर्माण तो केवल तभी होता है जब कोई अम्ल क्षार से विक्रिया करता है। अगले गुणों पर चलेंगे और बेटा अगले नंबर रासायनिक गुण पर लिखेंगे। देखो, कहता है एसिलीकरण। हाँ, एसिलीकरण को आप बोल सकते हो एसाइलेशन रिएक्शन। तो या तो एसिलीकरण आप लिख दें या तो एसाइलेशन रिएक्शन लिख दें, ये दोनों ही अभिक्रियाएं एक ही हैं। और देखो अभिक्रिया में पहले जनरल फॉर्म में लिख देता हूं। एसाइलेशन रिएक्शन में आपको अभिक्रिया करवानी है CH3COCl से। जानते हो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसीटिल क्लोराइड। और बेटा एसीटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाना है हमको एमीन से। अगर किसी एमीन यौगिक का फॉर्मूला देखें तो एमीन यौगिक का फॉर्मूला होता है RNH2। देखो RNH2 को लिखना कैसे है? R को लिख लिया, N को लिख लिया और 2 H लिख लिए। अच्छा, अभिक्रिया का तरीका क्या है कि अभिक्रिया जैसे ही होगा ये Cl इस लास्ट वाले H को लेकर अलग हो जाएगा। अगर HCl को लेकर अलग होता है, पहला पदार्थ मैं यहां बना देता हूं HCl। अब देखें दूसरा पदार्थ क्या बचता है। तो दूसरा पदार्थ बचता है CH3CO। बेटा इसके बाद बचता है HN। HN को चाहो तो आप NH लिख सकते हो, लास्ट में बचता है R। देखो इसका नाम कोई पूछेगा तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है N एल्किल एसिटेमाइड। इस प्रकार से अभिक्रिया आपको करवानी है। हाँ, अब एक काम और कर लेते हैं, इस पर बेस्ड एक पर्टिकुलर रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो इस पर बेस्ड अगर पर्टिकुलर रिएक्शन को देखेंगे, यहां बेटा देखो लिखेंगे CH3COCl की जगह तो मैंने पदार्थ को वही रखा है। हाँ, अब मैं प्राथमिक एमीन से क्योंकि अभिक्रिया करवानी है, मैं प्राथमिक एमीन में R की जगह पर CH3 लिए लेता हूं। और बेटा जब R की जगह CH3 लोगे तो CH3 फॉर्मूला हो जाएगा NH2। जानते इसका नाम क्या है? मिथाइल एमीन। और फॉर्मूले पर अभिक्रिया होगी तो बेटा CO किससे विक्रिया कर लेगा? H से। अगर HCl से विक्रिया करेगा, पहला पदार्थ बनकर तैयार हुआ है HCl, क्योंकि साइड प्रोडक्ट था मैंने बगल में उसको लिख दिया। अब मेरे पास बचता क्या है? CH3CO और बेटा NH। चाहे आप HN लिखो या NH लिखो, बात एक ही है। और लास्ट में बचता है CH3। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है? तो देखो नाम बिल्कुल ऊपर वाले की ही तरह पढ़ोगे। N लिखा था, मैंने N लिख दिया डैश। एल्काइल लिखा था, क्यों? R के कारण। अब इस जगह R की जगह पर कौन है? CH3, तो नाम हो जाएगा मेथाइल। और बेटा इसके बाद क्या लिखा था? एसिटेमाइड। तो एसिटेमाइड इस बचे हुए भाग का नाम था, एसिटेमाइड। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि बेटा जहां पर आपने R लिखा था, R की जगह पर CH3 जैसे लिख गया है, तो R की जगह पर C2H5 भी लिखा मिल सकता है। और इस बात को खुद पहचानोगे कि अगर R की जगह C2H5 आ गया तो आप उसको कैसे अभिक्रिया को सॉल्व करोगे, देखना अपना, समझना उसको। अच्छा, R की जगह पर एक ग्रुप और आ सकता है,
CH3 की जगह पर आ सकता है C2H5, C2H5 की जगह पर आ सकता है C6H5। अपने यहाँ जो अभिक्रियाएं मिलेंगी उसमें से याद कर लेना, R की जगह पर CH3 आ सकता है, R की जगह पर C2H5 की डिमांड हो सकती है, और R की जगह डिमांड हो सकती है C6H5 की। कहोगे क्या R की जगह पर और भी कुछ नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अपने कोर्स के अकॉर्डिंग केवल चलें और केवल इस बात को ध्यान दें कि अपने कोर्स में क्या क्या आ सकता है। तो R की जगह पे मेनली यही 3 ग्रुप आने वाले हैं, और इससे अगर अपने कोर्स से बाहर चलोगे तो R की जगह पे C3H7 भी आ सकता है, R की जगह C4H9 भी हो सकता है, लेकिन अभी R की जगह इतने ग्रुप यूज कर सकते हो आप। मैंने R की जगह पर केवल एक ग्रुप यूज किया है CH3। अभिक्रिया आप बाकी के 2 ग्रुपों का भी याद रखें, ऐसा नहीं कि इसी ग्रुप पर अभिक्रिया आएगी और यही पूछा जाएगा। यहाँ R की जगह C2H5 भी लिखा हो सकता है, आपको वो भी अभिक्रिया आनी चाहिए। यहाँ पे CH3 जहाँ लगा उसकी जगह C6H5 लिखा होना चाहिए, आपको वो भी अभिक्रिया आनी चाहिए। अभिक्रियाएं तो इस बेसिस पर पूरी आनी चाहिए। अब हम कितने लिखेंगे? जितने से आप समझ जाओगे, केवल उतनी अभिक्रियाएं लिखेंगे। तो एसिलीकरण हो गया। अगली रासायनिक अभिक्रिया पर आ जाते हैं जिसको कहते हैं एल्किलीकरण। अच्छा, इन दोनों ही अभिक्रियाएं जो हैं, दोनों ही अभिक्रियाएं अलग अलग हैं। एल्किलीकरण, ऐसा मत समझ लेना कि सोचो कि एसिलीकरण और एल्किलीकरण एक ही अभिक्रिया है। बेटा इसको बोलते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन। तो एल्किलीकरण को मैंने एल्काइलेशन लिखा है। अब देखो अभिक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले तो R लिखते हुए फॉर्मूला बनाएंगे। एल्किलीकरण का अभिक्रिया का देखो तरीका क्या है, यहां से मैं बताता हूं। एल्किलीकरण में आपको कोई भी एमीन ले लेना है। जैसे मैंने एक एमीन ले रखा है जिसका नाम है R सिंगल बॉन्ड NH2। एल्किलीकरण पर बेटा इसकी अभिक्रिया होने वाली है एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल का फॉर्मूला R, हैलाइड का फॉर्मूला X। X का मतलब समझते हो क्या यूज किया जा सकता है? FCl, Br और I। हर बार एक ही काम होगा। जानते हो क्या काम होता रहेगा कि ये X जो है वो H से अभिक्रिया कर लेगा, एक X एक H से अभिक्रिया करेगा तो बनकर तैयार होगा HX। अच्छा, अगर HX बनकर तैयार हो गया, मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है। R सिंगल बॉन्ड N। बेटा 2 H में से तो एक H निकल गया, एक H बचा। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, इस बात को देखोगे, एक H की जगह खाली पड़ी है ना, तो यहां से R उठा के उस H की जगह पर लगा दो। तो ये R लाया और उस H की जगह पर हमने क्या कर दिया? लगा दिया। अभी अभिक्रिया और आगे होगी। एक बार इसकी अभिक्रिया और हो सकती है R सिंगल बॉन्ड X से। तरीका फिर से भैया आज भी वही है। X इस H से अभिक्रिया करेगा और बना लेगा HX। जैसे कोई व्यक्ति को समझ में कम आता है, देखो जिसके ऊपर तीर का निशान लगा है वो आपस में मिल जाएंगे। यहां जिसके ऊपर तीर का निशान लगा है ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। H और X मिलेगा, HX बना लेगा। ध्यान से देखना, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R तो था ही। अगर ये वाला H X के साथ निकल गया है तो H की जगह क्या हो गई है? खाली। बचा हुआ तीसरा R लगा दिया जाए। जानते हो, मुझे तो लगता है ये तृतीयक एमीन का फॉर्मूला हो गया। और तृतीयक एमीन पर बात आती है, क्या अभी भी और एल्काइलेशन रिएक्शन करवाई जा सकती है? और भी एल्किलीकरण करवाया जा सकता है, सिंगल स्टेप और हो सकता है। फिर तीर का निशान R सिंगल बॉन्ड X। अच्छा, R सिंगल बॉन्ड X में होगा क्या? सभी को यह बात पता है कि एमीन चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक, तीनों प्रकार के एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनों का वो जोड़ा देखो किसको दे देगा? ये उठाकर R ग्रुप को। R इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या? देखो N के साथ 3 R तो पहले से कनेक्ट थे, और बेटा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने, इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस R को दे दिए हैं, नाइट्रोजन और R के बीच में बन जाएगा कौन सा बॉन्ड? डेटिव। अच्छा, जरा से ये सोच कर बताओ, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है कि ग्रहण किया है? त्याग। तो इस पूरी स्पीसीज पर या नाइट्रोजन के परमाणु पर कह सकते हैं कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश।
और लास्ट में बचेगा X, वो भी कौन से आवेश के साथ? ऋण आवेश के साथ। अभिक्रिया को इतने प्रकार से करवा सकते हो, नाम भी देखो कैसे बता सकते हो। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, और ये है चतुष्क अमोनियम लवण। अगर तुम लोगों ने पहली क्लासेस में इस बात को पढ़ा होगा तो आप इसको जानते हो कि ये चतुष्क अमोनियम लवण है ये। अच्छा, अब कहोगे सर जी वहां तो आपने सिंगल बॉन्ड बनाया था। बेटा आधुनिक रसायन विज्ञान के आधार पर इस डेटिव बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं, और आपसे इस बात के लिए क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो इस नाम से फेमस है एल्किलीकरण, दूसरा ये कहता है किसी एक ही रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एल्कोहल से द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल बनाइए और अमोनियम का चतुष्क लवण भी बनाइए। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया से देखो प्राथमिक से स्टार्ट किया, द्वितीयक बनाया, तृतीयक बनाया और चतुष्क अमोनियम लवण भी बनाया है। तो यह अभिक्रिया तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद होनी चाहिए। अब सुनो, सुनना क्या है बेटा, अब तुम लोगों को अभिक्रिया कंप्लीट करवानी है। R की जगह पर अब किसको यूज करना है? CH3 को। तो सोचोगे सर जी अभी CH3 वाली अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। अब सर जी नहीं कंप्लीट करेंगे, ये आप लोगों का है कि R की जगह पर क्या रख सकते हो? CH3। देखो मैं यहां लिख देता हूं R = CH3। ये आप लोगों का होमवर्क है, तो क्या इसको कर पाओगे? R की जगह CH3 लिखना है और फिर नाम बताने हैं। अच्छा, इसका कोई नाम पूछ, अच्छा इनके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तो बता ही देते हो, इनका कोई नाम पूछ लेता है तो देखो क्या बताते हैं। इनका अगर कोई नाम पूछता है तो बेटा एल्काइल ग्रुप कितनी बार है? 4 बार। तो इसका नाम लिख देना टेट्रा एल्काइल। नाइट्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए अमोनियम। और बेटा X को कहते हैं हाइलाइड। थोड़ा सा ध्यान इस बात को रखना है कि अगर क्लोरीन लिखना X की जगह पर तो क्लोराइड, ब्रोमीन लिखना ब्रोमाइड, और आयोडीन लिखना तो हैलाइड की जगह पे क्या यूज करना? आयोडाइड। इसको थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी अभिक्रिया ठीक है, ऐसा अभिक्रिया लिख करके आओगे। तो बेटा अगली अभिक्रिया हो गई एल्किलीकरण। नेक्स्ट अभिक्रिया पर चलते हैं जिसको कहता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो अगली अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया का एक और भी बहुत फेमस नाम है आइसो साइनाइड परीक्षण। तो भैया ये भी अभिक्रिया बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। रसायन विज्ञान में यह अभिक्रिया ना पूछी जाए भैया, बहुत ही कम ऐसे टाइप में आते हैं जब आप इस अभिक्रिया को नहीं तैयार करते हैं। नहीं तो भैया यह अभिक्रिया तो बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। सुनो देखो अभिक्रिया कैसे करानी है। अगर आपको कार्बिल एमीन अभिक्रिया करानी है तो सबसे पहले आपको चाहिए एक प्राइमरी एमीन, और मैंने ले रखा है प्राइमरी एमीन। इसकी अभिक्रिया करवानी होती है क्लोरोफॉर्म के, तो क्लोरोफॉर्म को CH3 के क्षारीय विलयन से। तो क्षारीय विलयन का मतलब जानते हो? क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार, और क्षार को काय में घुला जाएगा? जल में। तो क्षारीय विलयन से विक्रिया हो जाएगी। 3 KOH से विक्रिया करवाना। अभिक्रिया का थोड़ा सा तरीका याद रखना बेटा, पहली ही लाइन जो होगी वो खतरनाक रहती है, इसके बाद बाकी की लाइनें तो पहली लाइन पर बेस्ड ही लिखी जाती हैं। सुनना, सबसे पहला काम 3 के 3 Cl से विक्रिया कर लेंगे। तो पहला पदार्थ मैं यहां लिखे देता हूं, बन रहा है 3 KCl। अच्छा, क्या ये बात समझ गए? 3 के 3 Cl से विक्रिया कर लेगा, उसको छोड़ते हैं, अभी आगे चलते हैं। देखो हाइड्रोजन को चेक करते हैं। 2 हाइड्रोजन यहां, तीसरा यहां, और बेटा 3 यहां। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो बनकर तैयार होगा 3H2O। ये वाली बात समझ गए? अब देखो मैं क्या सोचता हूं, यहां से किसका किसका बोरिया बिस्तर उठ गया है। एक तो Cl का और K का गया काम,
इसके बाद H तो पूरे ही ढो डाले तुमने और ऑक्सीजन भी ले गए। जानते हो बचा क्या है तुम्हारे पास? R, N और ये वाला C। तो पदार्थ बचा है R सिंगल बॉन्ड N C। कोई पूछेगा सर जी इसको नाम क्या देते हो? इसको बेटा बोलते हैं एल्काइल या एल्किल, और NC लगा हो तो आप लोगों को पता है आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो ये बेटा फॉर्मूला है एल्किल आइसोसाइनाइड का। और आइसोसाइनाइड जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही विषैले होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं ये पदार्थ कैसे होते हैं? विषैले। तो इस बात को अपना तैयार रखोगे कि विषैले पदार्थ होते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। हाँ, एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिखते हैं। कैसा बेटा? R की जगह पर CH3 को यूज करेंगे हम। देखो R की जगह CH3 को यूज करेंगे तो R की जगह हो गया CH3, आगे हो गया NH2। बेटा नाम इसका इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि नाम तो ना जाने कितनी बार पढ़ चुके हो। अभिक्रिया होगी CHCl3 क्लोरोफॉर्म के, क्षारीय विलयन कहेगा तो KOH। और बेटा अभिक्रिया करने के लिए कहेगा तो पहला काम तो जानते हो कि किससे अभिक्रिया कर लेगा? Cl से। तो आप यहां लिखोगे 3KCl। फिर आपको यह भी बात पता है कि जितने भी H हैं 6H वो O से अभिक्रिया कर लेंगे। तो 6H अगर O से अभिक्रिया करेंगे तो पदार्थ बनेगा 3H2O। और अंत में मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, तो CH3N और C, CH3NC। अच्छा जानते हो जिसका नाम ऐसे देखो पढ़ रहे थे एल्काइल आइसोसाइनाइड, तो एल्काइल की जगह पर कौन सा ग्रुप लगा है? मेथाइल। तो नाम है मेथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा इसको एक और नाम से जानते हैं, माइक। इस गैस को माइक के नाम से भी जानते हैं। हाँ देखो, M का मतलब मेथाइल, I का मतलब आइसो और C का मतलब है साइनाइड। तुमने अगर ये घटना जानते होगे तो ठीक है, नॉलेज है तुम्हारे पास। नहीं जानते हो तो भैया बहुत इंटरनेट यूज करते हो, देख लेना। भारत देश में क्या हुआ था एक बार, भोपाल में इसी गैस का रिसाव हुआ था, मेथिल आइसोसाइनाइड का, और जिससे ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसका मतलब माइक या मेथाइल आइसोसाइनाइड एक कैसी गैस है? विषैली गैस है। इस घटना को हम लोग भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। भोपाल जानते हो कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो वहां भोपाल है, वहां पर इस प्रकार की घटना हुई थी जिसमें मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिससे बहुत लोगों की जान चली गई थी। एक काम करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे और रासायनिक गुणों को देखते हैं। देखो अगला नंबर है, कहता है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2 और मैंने यहां लिखा है से क्रिया। पहली बात तो ये समझ लो, अब क्रियाएं लिखने के चक्कर में क्या होता है, आगे बहुत सारी बातों को तो भूल जाता है। जैसे क्या भूल जाता है कि नाइट्रस अम्ल नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन नाइट्रस अम्ल आपको प्रयोगशाला में मिलेगा नहीं, या नाइट्रस अम्ल आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपको उसी समय नाइट्रस अम्ल को बनाना पड़ेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि नाइट्रस अम्ल मिलता नहीं है, इसको क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। तो नाइट्रस अम्ल बनाएंगे कैसे? पहले तो इस बात को याद रखो, अगर आपके पास NaNO2 है तो आप Na-NO2 को HCl के साथ मिला दोगे। जानते हो अगर Na-NO2 को HCl के साथ मिला दिया जाए तो Na किसके साथ अभिक्रिया करता है? Cl। तो पहला सब्सटेंस तो बनेगा NaCl। और बेटा आपको ये पता होगा बहुत अच्छी तरीके से कि NaCl तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, और इसको अगर आप गर्म करके उबालना भी चाहो तो आप इसको शीघ्रता से उबाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है। और दूसरा पदार्थ H जुड़ेगा NO2 के साथ तो बनकर तैयार होगा HNO2। तो इस प्रकार से नाइट्रस एसिड बनकर तैयार होता है।
तो नाइट्रस एसिड कभी किसी प्रयोगशाला की लैब में आपको पहले से नहीं मिलेगा, आपको उसी समय बनाना पड़ेगा। पूछेगा कैसे नाइट्रस एसिड बनाएंगे, तो आप बताओगे सोडियम नाइट्राइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे और नाइट्रस एसिड को तुरंत प्राप्त कर लेंगे। अब इस नाइट्रस एसिड से अभिक्रिया करवानी है। अगर कोई बच्चा नाइट्रस एसिड को अलग तरीके से लिखना जानता है, कहता है कैसे तरीके से, इसको अगर ऐसे लिखने जानते हो, वैसे तो HNO2 ही फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हो OHNO, अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हो OHNO, भैया आप पूरी अभिक्रिया को बहुत अच्छे तरह से जानते हो। और मैं क्या सोचता हूं, अगर आप अभिक्रिया को अच्छी तरीके से जानना चाहते हो तो ऐसे लिखना सीख लो फिर, और नहीं जानना चाहते हो तो भैया ऐसा लिखना सीख लो। अभिक्रिया इससे भी सॉल्व होगी, अभिक्रिया उस फॉर्म से भी सॉल्व होगी। देखो किसी एमीन को लेते हैं जो प्राइमरी है, तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड NH2। अच्छा होता क्या है, देखो अभिक्रिया का तरीका, अभिक्रिया होगी नाइट्रस अम्ल का। अगर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया को हम ऐसे नाइट्रस अम्ल लिख लें, तो देखो यहां लिख ही देते हैं नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया हुई HNO2 की। देखो HNO2 अभिक्रिया कैसे करेगा, इसको देखो लिखते हैं वैसा OHNO। पदार्थ के दो भाग मैंने अपने मन से कर दिए। देखो पहला पदार्थ क्या बनेगा ROH, दूसरा पदार्थ क्या बनेगा N2। इस वाली लाइन के अंतर्गत ROH, फिर बीच में कौन सा पदार्थ बनेगा N2, किनारे की ओर कौन सा पदार्थ बनेगा H2O। ये फायदा रहेगा। और अगर आप HNO2 लिखोगे तो भी हम वैसा बताएंगे तुमको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से अभिक्रिया को लिख पाना ज़्यादा सरल होता है और पहचानना भी। तो अब हम एक काम और करने जा रहे हैं, R की जगह पर वैल्यू को चेंज करेंगे। अगर R की जगह पर वैल्यू को चेंज करेंगे तो बेटा R की जगह पर मैं रखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 और अभिक्रिया होगी HNO2 से। और HNO2 को तो लिखने का तरीका जानते ही थे, क्या लिखना है OHNO। और बेटा अगर पदार्थ को डिवाइड किया जाएगा तो किनारे वाले पार्ट पर आ जाएगा CH3OH, बीच वाले पार्ट पर देखोगे तो आएगा N2, और सबसे लास्ट वाले पार्ट पर अगर आ जाओगे तो बन जाएगा H2O। क्या कोई व्यक्ति जानता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल। तो नाम लिखें कि अभी नाम छोड़ दें? आ जाएगा ना, परेशानी तो नहीं रहेगी। अच्छा, इसको नाइट्रोजन गैस कहते हैं और इसको पता नहीं क्या कहते हैं, जल कहते हैं क्या? चलो, लेकिन अब हम R की जगह पर CH3 को न लिखकर अब हम किसको लिखेंगे? C6H5 को। कहोगे C2H5 को छोड़ रहे हैं, अरे भैया कुछ तुम लोग भी तो करो अपने मन से। तो R की जगह पर मैं इस बार लिखूंगा C6H5 को और साथ में रहेगा NH2। अच्छा कर तो लोगे, बस इतना बता दो C6H5 पर NH2 लग जाए, अर्थात बेंजीन रिंग पर NH2 लग जाए। इस यौगिक का नाम था कुछ, हाँ इसका ये नाम था एनिलीन। और अभिक्रिया HNO2 से अगर होगी तो भैया फिर से वही बात है, HNO2 को तो हमने ऐसे लिखना सीखा था, पदार्थ के फिर दो भागों में डिवाइड, तीन भागों में डिवाइड करो, दो लाइनें खींचो। पहली ओर जो पदार्थ बन रहा है इसका नाम है C6H5OH, और बेटा इसके बाद दूसरा भाग है N2 का, और बेटा तीसरा भाग अगर देखोगे तो किसका है? जल का। ये जो पदार्थ बनकर तैयार हुआ है इसको बेटा बोलते हैं फिनॉल। तो इस पदार्थ का नाम भी याद रखें। अगर कभी आपसे आ जाता है एनिलीन से फिनॉल का निर्माण करिए, तो एनिलीन से फिनॉल को बनाते समय इस बात को बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखें कि एनिलीन से फिनॉल को कैसे बनाया जा रहा है। इसके बाद अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। या अगले रासायनिक गुण पर चलते हैं, कार्बोनिल यौगिकों से क्रिया। अब देखो कार्बोनिल यौगिक का अर्थ क्या होता है। कार्बोनिल यौगिक बेटा दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं एल्डिहाइड,
और दूसरे प्रकार के कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं कीटोन। तो अगर कभी भी तुझे प्लस का मतलब न लिखो, ये लिखो, जो समझ जाओ कि एल्डिहाइड और प्लस कीटोन दोनों को मिला दोगे तब बनेगा, तो ऐसा मत समझना। एल्डिहाइड को भी बेटा कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, और कीटोन का भी नाम आ जाता है तो इसको भी कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। मेरे ख्याल से एल्डिहाइड में HIDE होता है, देख लेना। अगर हमसे गलती भी हो जाए पहचानने में तो परेशान ना होना, ये रसायन विज्ञान का टीचर है, अंग्रेजी में गलतियां कर सकता है। अंग्रेजी का टीचर अंग्रेजी में गलतियां नहीं कर सकता, लेकिन रसायन विज्ञान का टीचर अंग्रेजी में गलतियां कर सकता है, ऐसा नियम है। पढ़ा है ना तुम लोगों ने ऐसा नियम, तो पढ़ लो जाके। चलो फिलहाल अभिक्रियाएं करके दिखाई जाए। अभिक्रियाओं के करने के तरीके देखो कैसे हैं भैया। सबसे पहले या तो हम कोई एल्डिहाइड ले आए और या तो कोई लेकर के आए कीटोन। तो भैया कोई भी एक एल्डिहाइड लेकर आते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड सूत्र होता है। अगर इस पर एमीन की अभिक्रिया करवाओगे तो बेटा एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं, एमीन का मतलब प्राथमिक एमीन, RNH2। अच्छा तुमको एक बात और बताएं, जब भी एमीन की अभिक्रिया किसी ऐसे यौगिक के साथ हो जिसके पास O हो, तो एमीन फिर जो है ये अपने दोनों हाइड्रोजन O के साथ मिला देता है जाकर। अब देखो अभिक्रिया कैसे होगी। इस H2 को थोड़ा सा दूर बना लो तो आप समझ जाओगे कि H2 ने अभिक्रिया किससे कर ली, O से। तो H2O जो बना है उसको तो तीर के निशान के नीचे ही लिख सकते हो, और नहीं भी लिखते हो अगर अभिक्रिया में तो तुम्हें कोई भी गड़बड़ी नहीं होने वाली। भैया कोई नहीं लिखता इस सब H2O को, अपना मन है लिख लो ताकि बाद में भी पहचान जाओगे। अच्छा मेरे पास बचा क्या, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड। बेटा बचा क्या, डबल बॉन्ड, तो O तो H2 के साथ निकल गया, तो डबल बॉन्ड के बाद बचा N सिंगल बॉन्ड R। कोई पूछे इन यौगिकों को क्या कहते हैं, तो इन यौगिकों को कहते हैं इमीन, हाँ, या इन्हीं को एक और नाम से जानते हैं सिफ बेश, या इनको कहते हैं सिफ क्षार। तो अगर तुमसे कोई पूछे ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं तो इमीन या सिफ बेस कैसे वे कहते हैं। वैसे भी मैं एक बात बताऊं, ये नाम ज्यादा याद रखना, याद इसको भी कर लो, लेकिन सिफ बेस है, सिफ क्षार है या सिफ अभिकर्मक है ऐसा कहे तो उसको याद रखो। एक और भैया मैं अभिक्रिया करवा के दिखा देता हूं। बेटा ये अभिक्रिया है एसीटोन के साथ, जो एक प्रकार का कीटोन है। फॉर्मूला CH3CO और CH3, और अभिक्रिया होनी है किसी एल्काइल एमीन से RNH2 के साथ। अच्छा अभिक्रिया होगी तो तुम जानते हो कि वो अभिक्रिया कर लेगा किसके साथ, H2, और जो पदार्थ बनेगा उसको लिखेंगे तीर के निशान के नीचे। और मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है। देखो H2O तो निकल गया, तो CH3CCH3 C, और नीचे की ओर भी बचा CH3 डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड के साथ R। पूछेगा इस यौगिक को भी क्या कहेंगे, सेम नाम, सिफ बेश या सिफ अभिकर्मक भी कहते हैं, सिफ क्षार भी कहते हैं, बेस को ही हिंदी में कहते हैं क्षार। तो इस प्रकार से नाम बताओगे, जल्दी से इसको नोट करो, और भी जो रासायनिक गुण है उनको पढ़ें। अगली अभिक्रिया है और काफी ज्यादा फेमस है, कहता है टिल्डेन अभिकर्मक से क्रिया। अभिकर्मक से क्रिया, और जानते हो टिल्डेन अभिकर्मक किसको कहते हैं, टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं NOCl को। अगर नहीं जानते एक बात और याद रखो, टिल्डेन अभिकर्मक में जो पदार्थ है ये अम्लराज का मुख्य यौगिक है। एक्वारेजिया नाम सुना है ना, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1 और 3 के अनुपात में मिलाया गया था, और जो बना था मिश्रण उसको कह रहे थे हम लोग एक्वारेजिया या अम्लराज। और उस अम्लराज में अगर तुम्हें याद होगा यही पदार्थ बना था नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसी को हम कहते हैं टिल्डेन अभिकर्मक।
तो बात आती है, कहता है अगर हमारे यहाँ जो एमीन है वो टिल्डेन अभिकर्मक से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाकर तैयार करेंगे। देखो भैया यहीं से बता दें क्या, एक प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड NH2 और इसकी अभिक्रिया तुम्हें करवानी है टिल्डेन अभिकर्मक अर्थात NOCl से। बेटा NOCl तो सीधा लिखा हुआ है, अगर इसको तुम हमारे तरीके से लिखना सीख गए अभिक्रिया फिर आसान होती है। क्योंकि सर जी आपका तरीका क्या है, देखो ClNO क्या है सर जी, इससे क्या होगा भैया, पदार्थ 3 भागों में टूट जाएगा। जानते हो क्या क्या बनेगा, R के साथ Cl, N के साथ N तो बन जाएगा N2 और H2 के साथ O जुड़ेगा तो बन जाएगा H2। इसको अगर कोई पूछेगा कि इसका नाम क्या है तो बेटा इसका नाम है एल्काइल और Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड। कम से कम एक अभिक्रिया जो पर्टिकुलर फॉर्म पे लिखी जा सकती है, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखी गई अभिक्रिया को यहां से स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। R की जगह पर 3 ग्रुप वो यूज किए जा सकते हैं अपने कोर्स पे के आधार पर, तो मैं R की जगह पर CH3 को यूज करूंगा और सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 मेथाइल एमीन, और अभिक्रिया होने वाली है टिल्डेन अभिकर्मक के साथ जिसका फॉर्मूला है NOCl, और इसको जो सरजी हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, कैसे, ClNO। पदार्थ अगर डिवाइड होगा तो बनाकर तैयार करेगा सबसे पहले तो CH3Cl। जानते हो दूसरा भाग में क्या बनेगा, N2, और तीसरे भाग में क्या बनेगा, H2O। तो क्या अब इसे बता दिया करो कभी, क्या अब हमें R की जगह पर इसके अलावा कोई वैल्यू रख के दिखाने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है क्या, अब जरूरत नहीं तो क्या लिखें फिर। एक अध्यापक से मेहनत तब तक करवाओ जब तक कि तुमको ना आए, और जैसे ही तुम अभिक्रियाओं के माध्यम को समझ जाओ, अभिक्रियाएं खुद अपने आप लिखो, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो सर जी जिस समय नियम बताते हैं ना, उस समय लगता है कि हमने अवयवों को अपने हिसाब से सेट कर रखा है, अरेंज कर रखा है, अब मुझे अभिक्रिया आ गई। लेकिन जैसे ही 3 दिन बाद इस अभिक्रिया को आप देखते हो सारी चीजें नई लगने लगती हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की रहती है कि सर जी कम से कम अभिक्रियाओं को बताएं हर प्रकार की अभिक्रिया, लेकिन उनमें से बहुत सारे गुण ना लिखें, एक ही रिएक्शन के थ्रू समझा दें, मैक्सिमम जाए तो 2 रिएक्शन के थ्रू समझा दें। अगर सर जी पूरे पर आधारित रिएक्शन लिखेंगे तो आपकी मेहनत कम हो जाएगी, और आपकी जिस समय मेहनत कम होगी तो बेटा प्रॉब्लम फिर ज्यादा क्रिएट होती है आपके लिए। या तो आप उतनी मेहनत करें कि दोबारा से अभिक्रियाओं को घर में लिखने का प्रयास करें, ऐसा बहुत कम बच्चे करते हैं। उनको लगता है अभिक्रिया देख ली, काम खत्म हो गया, रिएक्शन कंप्लीट है, अब ठीक रहेगा। लेकिन तुमको मालूम है रिएक्शन से भरा हुआ पेपर आता है इंटर में, तो रिएक्शन पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकें तो आप करें। नेक्स्ट रासायनिक गुण पर चलते हैं और अगली अभिक्रिया को अगर पढ़ते हैं, देखो क्या नाम है, कहता है फॉस्जीन से क्रिया। फॉस्जीन से क्रिया, तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया करवानी है फॉस्जीन की, लेकिन कोई फॉर्मूला भी पूछ सकता है, सर जी फॉस्जीन का क्या होता है, COCl2। ये फॉर्मूला होता है फॉस्जीन का COCl2। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें, अगर कोई भी व्यक्ति फॉस्जीन के फॉर्मूले को पूछता है तो आप इस प्रकार से उस फॉस्जीन के फॉर्मूले को बता करके आओगे। देखो अभिक्रिया करवाते हैं, यहां से करवा लें अभिक्रिया, यहां से करवाते हैं, 2 बिंदु और 1 लाइन अभिक्रिया का प्रतीक है ये, कि अब आगे होगी RNH2। अच्छा अभिक्रिया भी आज तक अभी तक जितनी देखी है सर जी ने प्राथमिक एमीन पर ही करवाई भी है, तो बेटा अभिक्रिया प्राथमिक एमीन पर अपने कोर्स पर पूछता भी है, सेकेंडरी एमीन पर जो अभिक्रिया पूछता है उसको हम खुद करवाएंगे, क्योंकि अभिक्रियाएं आपको ज्यादातर मिलेंगी प्राथमिक एमीन पर ही। और बेटा फॉस्जीन को यहां पर लिख सकते हो आप COCl2, लेकिन अभी एक और चीज है सर जी, देखो कैसे लिखते हैं इसी COCl2 को, यहां लिखते हैं COCl2, पदार्थ यहां से टूट गया, और यहां से टूटेगा तो जानते हो क्या बना, पहले तो राइट पे देखो 2H2Cl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना डालेगा, 2HCl। अच्छा जानते हो क्या बनेगा,
CO, RnCO, इसको कहते हैं एल्काइल या एल्किल आइसोसाइनेट, इसको ध्यान रखना। अच्छा, एक अभिक्रिया दिखाएंगे इसमें कि हम R की जगह पर वैल्यू को चेंज करेंगे और R की जगह पर कोई दूसरा वैल्यू रखेंगे और यहां पर रखेंगे R की जगह पर CH3, आगे NH2, और बेटा हमको अभिक्रिया करवानी थी फॉस्जीन से COCl2, और अभिक्रिया होगी तो COCl2 लिख दोगे। 20 से पदार्थ दो भागों में टूटेगा। सबसे पहला तो बना डालेगा 2HCl, और मेरे पास जो पदार्थ बचेगा वो बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड NCO। जानते इसका नाम क्या है? एल्काइल R को लिखा था उसने, अब R की जगह पर CH3 है तो नाम तो यहां से होना चाहिए मेथाइल आइसो, और यार बाकी को क्या लिखें? साइनेट, मेथाइल आइसोसाइनेट। अच्छा यही बताओ, शायद तुम लोगों के दिमाग में कुछ बातें आ गई हो, अगर एथाइल ग्रुप के थ्रू रिएक्शन करवाते तो क्या पदार्थ बनकर तैयार होता? मेन प्रोडक्ट एथाइल आइसोसाइनेट। और जानते हो फेनिल ग्रुप को लेके यूज करता तो फेनिल आइसोसाइनेट नाम का कंपाउंड बनता। अच्छा, कोई व्यक्ति ये भी पूछ सकता है फॉस्जीन गैस कैसे बनती है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। उसका आंसर देखो बेटा, यहां लिखे देते हैं। देखो इंपॉर्टेंट नंबर है इसलिए भैया स्टार बना के लिख रहे हैं। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से फॉस्जीन का मतलब COCl2 गैस निर्मित होती है। अगर इसमें इंफॉर्मेशन को और भी रखना चाहो तो थोड़ी सी लाइन और बढ़ाई जा सकती है। क्या? यह एक विषैली गैस है। तो इस बात को भी याद रख सकते हो कि जो फॉस्जीन गैस है एक विषैली गैस है, और क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण होता है ये गैस बनकर तैयार होती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म, अरे जानते नहीं थे क्लोरोफॉर्म में जो रो था वो साइलेंट था इस जगह। तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से COCl2 गैस निर्मित होती है। यह एक कैसी गैस है? विषैली गैस है। और ध्यान रखना, तो क्या सोचता है व्यक्ति, क्या इस गैस को बनाया जाता है? ना भैया, इस गैस को तो हम बनाना ही नहीं चाहते, लेकिन क्लोरोफॉर्म अगर वायु के संपर्क में आ गई तो ऐसी विषैली गैस बन जाती है। हाँ, जरूरत पड़ने पर ऐसी गैसों का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाएंगे और यहां पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। अच्छा, हैलोजनीकरण का मतलब है या तो आप Cl2 से विक्रिया करवाओ, या तो Br2 से विक्रिया करवाओ, या I2 से विक्रिया, किसी एक पदार्थ से तो अभिक्रिया करवानी ही पड़ेगी। तो हम अभिक्रिया करवाए ले रहे हैं Br2 से। तो हमने प्राथमिक एमीन ले रखा है और अभिक्रिया हमने करवा रखा है Br2 से। अभिक्रिया डबल स्टेप पे होने वाली है। पहली बार एक H एक Br से अभिक्रिया करेगा, HBr, एक H एक Br से विक्रिया करेगा HBr। मेरे पास बचा हुआ पदार्थ है R सिंगल बॉन्ड NHBr। अच्छा, NHBr का मतलब एक H बचा होगा ना, जो H यहां से निकल गया है उसकी जगह हो गई है खाली, तो दूसरा वाला ब्रोमीन उसकी जगह पर सेट हो गया के। अभी एक बार अभिक्रिया और होगी। जानते इस बार क्या होगा? ये दूसरा H भी Br को लेकर अलग हो जाएगा। अगर दूसरा भी HBr को लेकर अलग हो गया तो ध्यान देने वाली बात है, ऐसा भी सोच सकते हैं ये दोनों HBr यहां से निकल गए। अब बचा क्या? Rn और Br2, Rn कोई पूछता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है NN।
डाइब्रोमो। पहली बात तो ये बात बता डालो, क्या एन का मतलब समझ पाए? पहला ब्रोमीन भी एन पर है, नाइट्रोजन पर, दूसरा ब्रोमीन भी नाइट्रोजन से, इसलिए एन डाइब्रोमो। और बेटा लास्ट में एल्काइल एमीन। तो हमने भैया ये अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया लिख दी है। अब हम क्या सोचते हैं, आपकी इच्छा हो जाए या आपका मन लग जाए तो आर की जगह पर जानते हो ग्रुप को चेंज कर लेना एक बार, और कम से कम आर की जगह पर इन 3 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को इस्तेमाल करके देख लेना क्या वास्तव में ऐसा फॉर्मूला बन सकता है, और अगर बन सकता है तो उसका नाम क्या रहेगा। देखो और नाम क्या होगा, अगर मेथाइल ग्रुप यूज करोगे तो नाम आ जाएगा एन डाइब्रोमो मेथाइलेमीन। अगर एथाइल ग्रुप को यूज करोगे तो आ जाएगा नाम एन डाइब्रोमो और एथाइल एमीन। और उसी प्रकार से बेंजीन को यूज करोगे तो फेनिलेमीन आ जाएगा लास्ट में। तो इस प्रकार से यूज कर सकते हो आप अभिक्रिया को। अगली हेडिंग पर आ जाते हैं, लिखा है ऑक्सीकरण। कोई पूछेगा सर जी ऑक्सीकरण कैसे करवाओगे, तो हम उसको बताएंगे कि KMnO4 के अम्लीय विलयन से ऑक्सीकरण होगा। या ये सोच सकते हो ये पदार्थ जो है ये पदार्थ रहेगा किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। तो ये करता क्या है, जैसे ही आप KMnO4 को अम्ल में डालते हो, H2SO4 में मिलाते हो, KMnO4 H2SO4 अर्थात अम्ल से अभिक्रिया करके बनाकर तैयार करता है नवजात ऑक्सीजन, और वह नवजात ऑक्सीजन जो है पदार्थों का करवाती है ऑक्सीकरण। लेकिन अभिक्रिया को ध्यान देना, छोड़ना मत अभिक्रिया को। ऐसी अभिक्रियाएं जो है वो बहुत कम चांस ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए मिले, और मिले में तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अभिक्रिया तुमको कठिन लग सकती है लेकिन होगी नहीं बिल्कुल भी। सबसे पहला काम है एक एमीन ले लेते हैं, RCH2NH2। अब कहोगे सर जी आज तक तो RNH2 लिया था, इस बार इस कार्बन की भी जरूरत है। देखो ऑक्सीकरण करवाओगे तो पदार्थ की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है नवजात ऑक्सीजन। जानते हो नवजात ऑक्सीजन कहां से आया था, जब आपने KMnO4 अर्थात लाल दवा को अम्ल में डाला था। इन दोनों को मिलाने से यह ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। इस ऑक्सीजन ने जानते हो क्या किया, समझो H एक H यहां से निकाला, एक H यहां से निकाला और उसको O को दे दिया, तो H और O लेके मिलेगा तो बना डालेगा H2O। अच्छा ये H2O पदार्थ देखो लिख लेते हैं क्या क्या मेरे पास बचा, तो हमारे पास बचा R सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड NH। अच्छा ये भी तो सोचने वाली बात है, यहां से H निकल गया तो CH, यहां से H निकल गया तो NH, लेकिन क्या वैलेंसी कंप्लीट है नाइट्रोजन की और कार्बन की, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, और मुझे दिख रहा है कि नाइट्रोजन का एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बना होगा, दूसरा बॉन्ड बना इस कार्बन से, तो वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हो रही थी, इसलिए वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कौन सा बॉन्ड लगा देंगे, डबल। लेकिन ये यौगिक ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, और ये यौगिक अगर ज्यादा देर तक टिकता नहीं तो होता क्या है बेटा, ये जो जल बनकर तैयार हुआ था ना, इस जल ने ही इसके डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। जो जल यहां ऑक्सीकरण से अलग हुआ उस जल ने ही इसके बॉन्ड को तोड़ दिया। और बॉन्ड को तोड़ा कैसे, ध्यान देना है, बॉन्ड को तोड़ा, H2O ने बॉन्ड को तोड़ा है तो H2 रखो इधर और O रखो इधर। अच्छा इस प्रकार से अगर बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो जानते हो अभिक्रिया क्या होगी। अच्छा क्या कहते हो, सबसे पहले तो उधर वाले कंपाउंड को देख लेते हैं क्या बनेगा, NH3 अर्थात अमोनिया गैस। अच्छा दूसरा पदार्थ जानते हो क्या बना, RCHO, और जो पदार्थ RCHO टाइप का होता है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। तो अब एक काम कर लेते हैं, पर्टिकुलर रिएक्शन भी इसी बेसिस पर लिख लेते हैं। तो R की जगह पर हमने इस बार ले रखा है CH3, CH2NH2 जिसको एथाइल एमीन कहते हैं। कार्बन 2 के कारण एथाइल, NH2 के कारण एमीन, और हमने इसका सबसे पहले ऑक्सीकरण करवाया है किसके द्वारा,
तो KMnO4 के अम्लीय विलयन से ऑक्सीकरण होगा तो H और HO को लेके अलग हो जाएगा, पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा H2O। मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, तो बेटा यहां बचता है CH3, फिर बचता है CH डबल बॉन्ड NH। अब तो यही जल आके इसको ब्रेक करेगा, तो ब्रेक कैसे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो H2 मिलेगा इधर और O मिल जाएगा इसके साइड। तो जानते हो इधर देखो क्या बनेगा, CH3 CHO। और उधर की तरफ बनकर तैयार होगा NH3। अच्छा CH3 CHO को जानते हो क्या कहते हैं, एसीटैल्डिहाइड, या इसका एक और नाम है इथेनल, या तो एसीटैल्डिहाइड या तो इसी का एक और नाम है एथेनल। तो बेटा इस प्रकार से अभिक्रिया को लिखोगे, जल्दी से नोट कर डालो इसको। अभिक्रिया का नाम भैया पढ़ लो पहले तो, ठीक है। चलो हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। अच्छा ये क्योंकि नाम से भी ऐसा लग रहा है कि फेमस है, और क्योंकि नाम से फेमस अभिक्रिया, भैया पूछते भी बहुत हैं इसको, और इसको पूछते बहुत हैं, तो अभिक्रिया को करने का तरीका ध्यान से देखो। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के लिए आपको सबसे पहले चाहिए प्राथमिक एमीन, बब्बा भूलना मत इसको, देखो। और उसकी अभिक्रिया होनी है कार्बन डाइसल्फाइड से। थोड़ा सा कार्बन डाइसल्फाइड को नीचे से लिखकर चलते हैं, ऐसे कार्बन डाइसल्फाइड से। अब अच्छा ध्यान देना इस बात को, समझ सकते हो तो ध्यान देना, नहीं समझ सकते तो भी ध्यान दो, शायद समझ में आ जाए। ये प्राथमिक एमीन इस सल्फर और कार्बन के बीच बने डबल बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा। अच्छा जब डबल बॉन्ड टूटा था, कायदे से अगर देखा जाए तो नुकसान कार्बन को भी हुआ था और नुकसान हुआ था सल्फर का। तो देखो ध्यान से, ऊपर वाले सल्फर का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, यहां से बना लेते हैं, ऊपर वाले सल्फर का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, डबल बॉन्ड, कार्बन और सल्फर के बीच डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड तो बचेगा। अच्छा नुकसान सल्फर का हुआ था क्या, एमीन अपना एक हाइड्रोजन सल्फर को दे देगा, कहेगा तुम्हारा नुकसान हुआ है, ये लो हाइड्रोजन ग्रहण करो और अपने नुकसान की भरपाई करो। जानते हो लेकिन किसके नुकसान की भरपाई अभी भी नहीं हो पाई है, कार्बन की। तो कार्बन के साथ बचा हुआ ग्रुप जुड़ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड NH, ये C के साथ जुड़ जाएगा। अच्छा इस C के साथ जुड़ने से देखो क्या, कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई, करनी भी थी 4 वैलेंसी। इस बात को समझ पाए भी। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, कहता है क्या अभिक्रिया यहीं से खत्म कर दी जाए, नहीं, अभिक्रिया तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, अभी इसकी अभिक्रिया करवानी है HgCl2 से। नाम ना याद हो तो याद रखो, मर्क्यूरिक क्लोराइड। अच्छा मर्क्यूरिक क्लोराइड से अभिक्रिया होगी तो देखो होता क्या है उस दौरान, या ऐसा सोच सकते हैं अभिक्रिया के दौरान बनता क्या है। तो अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले तो ये दोनों H अभिक्रिया कर लेते हैं किससे, 2Cl से, तो बनकर तैयार होता है 2HCl। अच्छा और भी ध्यान देना, Hg जो है वो अभिक्रिया कर लेता है S से, तो बन जाता है HgS। बउआ इसको हटाना, नीचे लिख दे क्या बचा हुआ पदार्थ, क्या है कि इसको भी लिखा रहने देते ताकि हम लोग ये पहचान ले R की जगह पर क्या यूज किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो पदार्थ बना है उसको बेटा नीचे देखो यहां लिख देते हैं। अब हमारे पास बचा है R सिंगल बॉन्ड N, N के बाद बचा है C और C के बाद बचा हुआ है S। इसको जानते हो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्किल या एल्काइल आइसो थायो THIO साइनेट। तो इस विशेष पदार्थ को नाम को भैया बहुत अच्छी तरीके से तैयार रखना, इसका पूरा नाम है एल्किल
आइसोथायोसाइनेट। इसके अलावा भी थोड़ा सा याद रख लेना, इस पदार्थ की गंध होती है सरसों के तेल जैसी। यार ये बात तुम लोग पहले जानते थे क्या? अच्छा, इससे भी जान जाते थे। मस्टर्ड ऑयल, मतलब जो गंध इसका आखिर कोई रीजन तो था जो मस्टर्ड ऑयल था, तो सरसों के तेल जैसी गंध होती है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट की। हाँ, थोड़ा सा और याद रखो, ये अभिक्रिया वास्तव में कंप्लीट हुई है, इसकी पहचान कैसे की जाए? पहला तो सरसों के तेल की तरह गंध आने लगेगी, और दूसरा मर्क्यूरिक सल्फाइड का काले रंग का प्रेसिपिटेट बनकर तैयार होगा, ब्लैक पीपीटी। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट या अवक्षेप इसको बोलते हैं, काले कलर का अवक्षेप प्राप्त होगा, इससे आप पहचान लोगे। एक अभिक्रिया बेटा और लिखाएंगे, हिंसबर्ग अभिक्रिया। अच्छा, हिंसबर्ग अभिक्रिया अगर करवानी है बिल्कुल आसान है बेटा। देखो अभिक्रिया कैसे होगी। हिंसबर्ग अभिक्रिया को कंप्लीट करवाने के लिए आपके पास एक पदार्थ होना चाहिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तीसरी बार नाम पढ़ेंगे चल जाएगा काम। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया बेटा आपको करवानी है, जानते हो किससे? प्राथमिक एमीन से। और प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड NH2। कुछ बच्चों के दिमाग में तो ये बात आ चुकी होगी कि सर जी ने उल्टा फॉर्मूला लिखा है, H को Cl की तरफ। जानते हो क्यों कर दिया गया है? क्योंकि H जो है वो Cl को लेकर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, बनकर तैयार होगा H2HCl। और मैं तो देखता हूं मेरे पास जो भी बचा सारा का सारा पदार्थ लिख दो भैया। तो जो पदार्थ बचा उसको लिख देते हैं, बेंजीन SON सिंगल बॉन्ड R। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो नाम इसका पूछे, इसको लिख सकते हो N एल्काइल। N का मतलब है नाइट्रोजन से, एल्काइल का मतलब है R ग्रुप वाला ग्रुप जुड़ा है। और इसको बोल सकते हो बेंजीन, बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट। तो हाँ, बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट उसको बोल सकते हो। इस अभिक्रिया को कंप्लीट करोगे तो तैयार है ना अभिक्रिया। तो ये हो गया रासायनिक गुण अगर देखे जाए प्राथमिक एमीन के, तो इसको तैयार कर लेना। अगले क्लास पे जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एक पदार्थ को जिसका नाम है एथाइल एमीन, और उस पर अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो नोट कर सकते हो इसको।